नमस्कार दोस्तों, बड़े शुभ अवसर पर और इस पावन पर्व पर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बड़े हर्षोल्लास का दिन है और मुझे पता है कि आपके रगों में इस त्यौहार की खुशी है। इस त्यौहार की खुशी माँ लक्ष्मी से निकल करके आती है। हम दुआओं में शामिल करते हुए आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ कुछ चर्चा के लिए, कुछ बातें जो हमारे कैरियर से संबंधित होंगी, हमारे संविधान से संबंधित होंगी। मैं डीजे सर धनंजय आप लोगों के सामने संविधान की कुछ बातें लेकर के आया हूं और आज हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा जिससे आपको कुछ बातें पता चलेंगी कि आपके लिए क्या काम की चीज़ें होने वाली हैं। ये पिटारा मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ चर्चाएं ज़रूर करूँगा और कुछ लाइनों के साथ में जो मुझे बहुत पसंद हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन दोनों पैर साथ दें तो और बात है, दोनों पैर साथ दें तो और बात है। ईश्वर से इसी मनोकामना के साथ में मैं कुछ बातें लेकर के आया हूँ और हमारी जो आज की बातें हैं वो बातें रहेंगी हमारे 2023 जो हमारा 2023 का यानी कि 2023 की जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं कुछ आप लोगों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। मुझे लगा कि आज मुझे रूबरू होना चाहिए क्योंकि हमारी दिवाली तो यहीं से निकल करके आएगी और जब हम यहाँ से सफल होकर के जाएंगे तो हमारे लिए वही पटाखे होंगे, वही जीवन का सबसे बड़ा हर्षोल्लास होगा। इसी कामना के साथ में कुछ बातें मैं आपसे चर्चा पर रखूंगा। मैं चाहता हूं कि जैसे कुछ बातें आसान भाषा में, यानी कि जो हमारे अधिनियम हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो 2 अधिनियम हमारे प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किए गए हैं और इन अधिनियमों को, यानी कि जो 2 अधिनियम शामिल किए गए हैं संवैधानिक विकास के, एक का नाम है 1919 का अधिनियम और दूसरे का नाम है 1935 का अधिनियम। बच्चों के मन में होगा कि ऐसा पावन शुभ अवसर में माँ सरस्वती ऐसा कुछ करे और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो जाए कि यही सवाल हमारे एग्जाम में आ जाए। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देता हूँ। जैसे अगर आप 1919 में जाएंगे तो देखिए विधायिका के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, यानी कि जो संघ की विधायिका है, इस संघ की विधायिका के बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो 1921 में 1921 में जो हमारी विधायिका है ये कितने सदनीय हो गई थी भाई? ये हो गई थी 2 सदनीय। तो एक तो हमको ये याद रखना है कि 2 सदनीय विधायिका हो गई थी और इसमें एक का नाम था केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और केंद्रीय विधानसभा के बाद में दूसरी का नाम था राज्य परिषद, यानी कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में अधिकतम 145 सदस्य हो गए थे और राज्य परिषद में 60 सदस्यों के प्रावधान किए गए थे। एक बात और आपको याद रखना है कि इस द्विसदनीय, जिसका नाम 1954 में इनके नाम परिवर्तित होकर के केंद्रीय विधानसभा लोकसभा हो गया था और राज्य परिषद हो गया था राज्यसभा 1954 में नाम परिवर्तित होने पर। दूसरा याद रखना है केंद्र और राज्य के बीच विषय बांटे गए थे, राज्य के बीच, प्रांत के बीच विषय बांटे गए थे और ये जो विषय बांटे गए 100 विषयों में से 97 विषयों में से 97 जो हमारे विषय थे, इन 97 विषयों में से जो बांटे गए थे 47 विषय केंद्र के पास में थे और 50 जो विषय दिए गए थे ये केंद्र सरकार के पास में थे और ये प्रांतों को, यानी कि राज्यों को दिया गया था। और इन्हीं प्रांतों में एक व्यवस्था स्थापित हुई थी जिसका नाम था द्वैध शासन, और प्रांतों में द्वैध शासन उस समय पर भारत के 8 राज्यों में स्थापित हुई थी, 8 राज्यों में स्थापित हुई थी
और इन 50 विषयों को बांट दिया गया था। आप जानते हैं, एक विषय बांटा गया था आरक्षित और दूसरा विषय बांटा गया था हस्तांतरणीय। आरक्षित विषय भारतीयों को दिए गए थे और इसमें जो विषय शामिल किए गए थे वो थे भाई 28 और इसमें विषय शामिल थे 22, यानी कि जो लियोनेल कर्टिस का सिद्धांत है। एक बात और याद रखना है विधायिका में, और वो बात ये याद रखना है कि ये जो द्वैध शासन बांटा गया था ये कहाँ पर बांटा गया था? प्रांतों में, और यह लागू रहा था 1919 से लेकर के 1935 तक। एक बात और याद रखना है कि ये जो केंद्रीय विधानसभा है, इस विधायिका के जो निर्वाचन हुए थे, केंद्रीय विधायिका के निर्वाचन पहली बार हुए थे 1926 में, 1926 में। तो थोड़ा सा विधायिका के बारे में आपको जानकारी रखना है। और इन्हीं एक बात और मुझे जो याद आ रही है कि भाई इस समय तक भारत क्या था भाई? एकात्मक था, यानी कि संघीय से सवाल पूछ चुका है। एकात्मक का मतलब ये विषयों के बंटवारों के बावजूद भी भारत का स्वरूप एकात्मक था। 1919 के अधिनियम तक 1935 से भारत में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। विधायिका के बाद में अगर दूसरी चीज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी कार्यपालिका। अब ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, इस कार्यपालिका में जो वायसराय होता था, इस वायसराय की जो सलाहकारी परिषद थी, सलाहकारी परिषद थी, इस सलाहकारी परिषद में जो कि कुल सदस्य हुआ करते थे 6, कह दिया गया कि इनमें से 3 भारतीय शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्री अभी भारतीय नहीं बन सकता था। कार्यपालिका के बाद में अगर देखेंगे सिविल सेवाएं, सिविल सेवाओं के बारे में, तो आप सिविल सेवाओं में पाएंगे कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ था। और साथ में पाएंगे कि 1922 में पहली बार प्रयागराज में लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी, और वो किसकी? सिविल सर्विसेज की। जो सिविल सेवाएं हैं, इन सिविल सर्विसेज की पहली बार परीक्षा आयोजित हुई थी, और वो आयोजित हुई थी 1922 में प्रयागराज में। सिविल सेवाओं के बाद में अगर आप सीएजी कैग के बारे में देखेंगे 1919 के अधिनियम से, तो इसके लिए संवैधानिक दर्जे का प्रावधान किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अगर आप देखोगे तो एक समिति बनी थी जिसका नाम था पैक कमेटी, ये स्थापित हुई थी 1921 में। एक बात और याद रखना है कि बजट, और बजट का मतलब ये था कि केंद्र और राज्य के जो बजट थे, राज्य के बजट थे, इन बजट को क्या कर दिया गया था भाई? अलग अलग कर दिया गया, यानी कि अलग अलग बजट को कर दिया गया था। ये कुछ बातें थी 1919 के अधिनियम से। शॉर्ट में ही बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा अधिनियम है, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, और उसका नाम है 1935। पहला पॉइंट हमको याद रखना है, एक तो भारत का बनावट बदलेगा अखिल भारतीय संघ के रूप में, अखिल भारतीय संघ के रूप में। और देखिए पहली बार संघात्मक शब्द का इस्तेमाल हुआ है 1935 में, पहली बात। दूसरा आपको याद रखना है कि विषयों का बंटवारा, और इन विषयों के बंटवारे में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन जो तीनों में शामिल नहीं था उसको बोला जाएगा अवशिष्ट विषय, उसको बोला जाएगा अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय का जो अधिकार था वो उस समय गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को दिया गया था। अगला पॉइंट इसमें याद रखना है भाई कि इसमें केंद्र में डाईआर्की यानी कि द्वैध शासन स्थापित किया गया। डाईआर्की यानी द्वैध शासन, परंतु यह लागू नहीं हुआ। प्रांतों वाला द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक बात और याद रखना है, 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ था संघीय न्यायालय, स्थापित हुआ था
संघीय न्यायालय, जिसे 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू किया तो आर्टिकल 124 में इसको कर दिया भाई उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कर दिया। और इसका गठन हुआ स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 28 जनवरी इस 1950 को इस उच्चतम न्यायालय का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। एक बात मेरे को और याद आ रही है कि निर्वाचन से खुदा ना खास्ता सवाल पूछ ले तो निर्वाचन के लिए आपको याद रखना है कि पहली बार निर्वाचन शुरू हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 में, यानी कि 1892 में शुरू हुआ था। इसके बाद में अगर सवाल पूछे प्रत्यक्ष निर्वाचन तो ये शुरू हुआ था 1919 में। अगर सवाल पूछे पृथक निर्वाचन कब हुआ था, पृथक निर्वाचन कब हुआ था, तो शुरू हुआ था 1909 में। अगर आपसे सवाल पूछे कि महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार, महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार, तो महिलाओं को अगर आप देखेंगे निर्वाचन का अधिकार तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 1919 के अधिनियम से। लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूँ, अब मैं बात बताने वाला हूँ, यानी कि केंद्रीय, अगर ये सवाल पूछ ले, एक तो निर्वाचन पूछे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी निर्वाचन आयोजित होंगे 1919 के अधिनियम के आधार पर होंगे। अब इसके बाद में अगर केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल का निर्वाचन पूछे, मंडल का अगर आपसे निर्वाचन पूछ ले तो आपको जवाब देना है, 2 बार हुए थे, पहली बार हुए 1926 में और अंतिम बार हुए थे 1945 में। इसी तरह से राज्य यानी कि प्रांतों के परिषद, प्रांत परिषद के अगर निर्वाचन पूछ ले कि प्रांत परिषद के निर्वाचन कब हुए थे, निर्वाचन कब हुए, अगर ये सवाल पूछे तो आपको याद रखना है 1937 में और 1945 में। और इन दोनों के 1945 में आयोजित हुए थे केंद्रीय और राज्य वाले। और याद रखना है इन्हीं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के जो सदस्य थे 296, वो दरअसल यहीं से क्या हुए थे भाई, यहीं से चुने गए थे, यहीं से इनका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। तो ये छोटी सी चर्चा ताकि हम आपको याद दिलाते रहें। साथ में उत्कर्ष कुछ और भी लेकर के आया है जिसको मैं बीच बीच में आपसे रखता रहूँगा आपके बीच में। आप जरूर कहेंगे कि सर ये तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वाली बात है, यह भी जरूरी है क्योंकि उत्कर्ष अगर कोई बात प्रस्तुत कर रहा है और आपके हक की है, आपके ज़रूरत की है, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें की जा सकें। नया क्या है, नया मैं इस पेज को खोलने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। और जैसे ही मैंने पेज खोला, दिवाली महाधमाका ऑफर केवल 10 से 15 नवंबर यानी पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 10 नवंबर से ऑफर स्टार्ट हो चुका है दिवाली महाधमाका, जो चलने वाला है 15 नवंबर, यानी कि आज 12 तारीख है और हमारा जो ऑफर चल रहा है वो है 15 नवंबर तक। और इसमें खास क्या है, यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी हो गई है सिलेक्शन वाली, कुछ खास लेकर के आया है उत्कर्ष। और मुझे लगा कि इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसी चीजों का भी प्रॉफिट दिया जाए, बच्चों तक ये चीजें पहुंचाई जाएं जो उनके काम की होंगी। एमपीपीएससी के सबसे गुणवत्तामूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेस पर 90% तक की छूट, यानी कि है तो कुछ विशेष, यानी कि दिवाली के दिन अगर सर आपसे रूबरू हो रहे हैं तो बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। 90% तक की छूट है और साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, यानी कि मां लक्ष्मी ने खोला है पिटारा। अब आपको इसको लेना है या नहीं लेना ये तो आपको तय करना है, लेकिन मां लक्ष्मी ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर मत कहिएगा चूक गए, क्योंकि इस बात को आपको याद रखना है
कि यह जो ऑफर है, यह ऑफर एक ऐसा ऑफर होने वाला है जिसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। आपको करना क्या है कि आपको गूगल प्ले या फिर आईफोन के यूजर हैं तो एप्पल स्टोर पर जाइए, डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप को और अपनी खुशियों को, अपनी इस उत्सव को और बेहतर ढंग से मनाइए और इस 90% छूट का फायदा उठाइए। सिर्फ शेष हैं 2 दिन, इसके बाद में जो प्राइस होंगे वो वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि 90% छूट का फिर फायदा नहीं मिलेगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उत्कर्ष के साथ में आपको मिलती रहेंगी। आते हैं और आगे की क्लास को थोड़ा सा फिर से बढ़ाने का प्रयास करते हैं और चलते हैं आगे। एक छोटा सा टॉपिक मुझे फिर से याद आ रहा है। एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है हमारी अनुसूचियों से। वो सवाल है हमारी अनुसूचियों से, यानी कि हमको याद रखना है इन अनुसूचियों के बारे में। और हमारे संविधान में यानी कि अनुसूचियां याद करना अब नहीं रहेगा मुश्किल, क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से बातें। कैसे होगी बातें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि ये अपने आप में विधियां हैं, यानी कि ये भी तो अनुच्छेद की तरह ही कानून है जो आप जानते हैं, लेकिन ये हैं वो बातें, उभयनिष्ठ बातें। उभयनिष्ठ बातों का मतलब है कि जिनका बार बार अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, उनको लास्ट में टेबल बना करके जोड़ दिया ताकि हमारा संविधान ना होने पाए बड़ा, रह जाए छोटा और पढ़ने में हो आसानी। अनुसूचियों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में अगर इनकी संख्या देखेंगे तो वर्तमान में संख्या है इनकी 12। इनमें से आपकी 5 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और 1 माइनस की गई है। आप कहेंगे सर 4 सुने थे, आज आपने 1 और जोड़ करके माइनस करवा दी। आप तो हमारी पढ़ने की चीजों को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मजा आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये अनुसूचियां आपके लिए होने वाली हैं बहुत आसान। सबसे पहला, जहां पर हम रहते हैं, या तो हम रहते होंगे राज्य में या हम रहते होंगे संघ शासित प्रदेश में, और इसी वजह से पहली अनुसूची हमारे रहने को डिनोट करती है, यानी कि हमारे राज्य यानी कि स्टेट के बारे में। और वर्तमान में है 28 राज्य, और दूसरा डिनोट करती है यूटी को, और जिसमें 8 यूटी हैं। एक इंफॉर्मेशन, अगर मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखोगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का क्या किया गया है? गठन किया गया है। जब हम रहते हैं तो यहां पर पैसा भी तो कमाते हैं, तो जब पैसा कमाते हैं तो दूसरी अनुसूची होने वाली है संचित निधि से भारित होने वाले वेतन और भत्तों की, यानी कि दूसरी अनुसूची, और ये दूसरी अनुसूची होने वाली है। और ये दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन और भत्तों से। अब जब पैसा लोगे तो कल के दिन बेईमानी कर लोगे, तो हम क्या करेंगे? आपको दिला देंगे शपथ, ताकि नहीं करेंगे आप चीटिंग। और इसी वजह से आपको पैसा लेते समय आपको तीसरी अनुसूची का फॉलो करना पड़ेगा, और इसी वजह से तीसरी अनुसूची का संबंध है ओथ यानी कि शपथ से। शपथ के बाद में जो हमारी राज्यसभा की सीटें हैं, यानी कि चौथी अनुसूची है, और ये चौथी अनुसूची मिलेगी, चौथी अनुसूची, और इसमें लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटें, यानी कि इसमें लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटें। इसके बाद में 5वीं और 6वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची, और इनका संबंध होने वाला है अनुसूचित जनजातियों से, यानी कि एसटी के प्रशासन से। लेकिन एक सवाल जो मुझे लग रहा है पूछा जाएगा कि भाई जो हमारा पेशा एक्ट है, इस पेशा अधिनियम 1996 का किस अनुसूची से संबंध है? तो उसका संबंध है 5वीं अनुसूची से। 6वीं अनुसूची, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, एक तो असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में है। इनको आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर मैं डायग्राम बना दूंगा तो और आसान हो जाएगा। ये नीचे के त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्य हो गए और यहां पर मेघालय है और नॉर्थ ईस्ट की तरह मिलेगा आपको असम। 7वीं अनुसूची अगर आप देखेंगे तो 7वीं अनुसूची कहती है कि भैया होंगी सूचियां, भैया होंगी सूचियां। और ये सूचियां कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और होने वाली हैं समवर्ती सूची। मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने पुरानी किताब से पढ़ा है, यानी कि संघ सूची में पहले 97 मूल संविधान में थे, अब 98 हैं। बहुत सारी किताबों में 100 लिखा हुआ है, लेकिन जीएसटी के बाद ये परिवर्तन हो चुका है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन इनको माइनस करके 59 कर दिया गया है। बच्चे कहेंगे सर मैं तो 61 पढ़ रहा हूं। बिल्कुल मत पढ़ना, जीएसटी के बाद में इसको चेंज कर दिया गया है। समवर्ती सूची में देखिए, समवर्ती सूची जो पहले 47 विषय थे, वर्तमान में है 52 विषय। इंदिरा गांधी जी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इसमें 5 विषयों को क्या किया था? जोड़ा था। 8वीं अनुसूची है आपकी भाषा से, यानी कि 8वीं अनुसूची आपको याद रखना है, वो है आपकी भाषा से। मूल संविधान में 14 भाषाएं हुआ करती थी, 14, और वर्तमान में हैं 22 भाषाएं। और यहीं पर हैं शास्त्रीय भाषाएं जिनकी संख्या है 6। पहली तमिल थी 2004 में मान्यता दी, और अंतिम है ओडिया था पहले, ओडिया कर दिया गया, और ये है 2014 से। लेकिन ओडिया किया गया था 2011 में। इस बात को याद रखना है। हमारी 8 जो मूल संविधान की अनुसूचियां थी, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको फिर से अनुसूची मिलेगी, और वो है 9 से लेकर के 12 तक। इनको बाद में जोड़ा गया, और जो सबसे पहले जोड़ी गई उसका नाम है 9वीं अनुसूची, और इसमें दिया गया है भूमि सुधार के बारे में, और इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 से। उस समय सरकार हुआ करती थी अंतरिम सरकार। आपने कहा कि सर ये सरकार विधायिका कैसे बन गई? भाई बन गई, देखो भाई, अंतरिम सरकार 13 मई 1952 से पहले तक, यह भाई बाद में 13 मई 1952 को पहली संसद का कार्यवाही शुरू हुआ था। लेकिन याद रखना है 19 नवंबर 1947 को इसको विधायिका का भी अधिकार दे दिया गया था। इसको दिया गया था विधायिका का अधिकार, और इसी के अध्यक्ष बने थे जिसका नाम था जीवी मावलंकर, और इसी ने भारत का पहला संविधान संशोधन किया था। इसके बाद में आते हैं 10वीं अनुसूची, और यहीं पर है वो साजिश जो आपको एक अनुसूची ज्यादा पढ़ा रहा हूं, 10वीं अनुसूची। और दरअसल 10वीं अनुसूची का एक बार यह 1974 में जोड़ी, 1974 में जोड़ी, और 1975 में पुनः हटाया। आपने कहा सर ये तो बताओ किसके लिए जोड़ी? ये जोड़ी गई थी सिक्किम के लिए, यानी कि जोड़ी गई सिक्किम के लिए। और ये जो 74वां संविधान संशोधन है, 35वें संविधान संशोधन 1974 से जोड़ा, और हटाया किससे? 36वें संविधान संशोधन 1975 से इसको क्या कर दिया? हटा दिया। सिक्किम की क्या जोड़ी गई थी? सेवा और शर्तें। लेकिन यह सिर्फ एक ही वर्ष तक रही, इसके बाद में इसकी आहुति दे दी गई। लेकिन वर्तमान में जुड़वाया राजीव चच्चू ने काहे जुड़वाया? क्योंकि जब 1984-85 में चुनाव हुए तो उस चुनाव में सबसे ज्यादा 413 सीटें मिल गई कांग्रेस को।
और पूर्ण बहुमत से आगे थे राजीव गांधी जी, क्योंकि इतना बहुमत तो खुद नेहरू जी नहीं ला पाए थे, क्योंकि पहला आम चुनाव अगर आप देखोगे तो पहला आम चुनाव, पहला मैंगो इलेक्शन भाई आयोजित हुआ था, और ये आयोजित हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक। और उस समय पर लोकसभा की कुल सीटें हुआ करती थी 389, और इन 389 सीटों में कांग्रेस जीत करके आई थी, और वो जीत करके आई थी 364, लेकिन अपने नाती से सीटें ज़्यादा नहीं नेहरू ला पाए थे। विपक्ष में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सिर्फ 16 सीटें मिली थी पहले चुनाव में, लेकिन राजीव गांधी ने 413 सीटें जीत करके इतिहास बना दिया। तो उनको लगा कि शायद मेरे सदस्य टूट करके चले गए तो मैं क्या करूंगा, और इसी वजह से 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 पारित किया गया और जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। और इस 10वीं अनुसूची में है भाई दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसी अनुसूची के अंतर्गत एक केस याद रखना है कि हो तो होनो हाल बनाम आई आर चिल्हूं, ये केस आपको याद रखना है। जा चिल्हूं भी लिखा रहता है, 1993 का मामला है। ये संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। इसके बाद में आती है 11वीं अनुसूची, ये आती है 11वीं अनुसूची। और ये जो 11वीं अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची को अगर आप देखोगे तो इससे क्या हुआ था कि एक संविधान संशोधन पारित हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इससे भाई संविधान में जोड़ा गया भाग 9, नाम था उसका पंचायतें। और इसके बाद में इसमें अनुसूची जोड़ी गई, और अनुसूची थी 11वीं, और इसमें विषय जोड़े गए 29। यही संबंध है 11वीं अनुसूची का। और 12वीं अनुसूची अगर आप देखेंगे तो 12वीं अनुसूची है जो हमारा पार्ट है, भाग है 9A, और इसका संबंध है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। और अगर देखोगे तो इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में विषय दिए गए हैं, 18 विषय इसमें जोड़े गए हैं। ये हैं हमारी अनुसूचियों से संबंधित बातें। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ और बातें भी डिस्कस करता चलूं, यानी कि मैं और भी डिस्कस करता चलूं। इससे पहले भी मैंने चर्चा पर शामिल किया था कि यह दिवाली का त्योहार लाया है उपहार, और हमारे लिए माँ लक्ष्मी ने एक छोटा सा खोला है दरवाजा और उत्कर्ष लेकर के आया है। उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे हुए तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और तैयारी को धार दे सकते हैं। यानी कि उत्कर्ष का दिवाली महाधमाका ऑफर जो चल रहा है पहले से ही, यानी कि 10 नवंबर से, और यह दिवाली का दिन है, और इस दिवाली के दिन के बाद 2 दिन और रहेगा ये ऑफर। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से तैयारी को और मजबूत बनाइए, घर में रह करके तैयारी को और मजबूत बनाइए। इसके लिए उत्कर्ष के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, या आईफोन जिनके पास हैं वो जाएं एप्पल स्टोर पर और डाउनलोड करें, और 90% कोर्सेज पर, जो MPPSC के कोर्सेस हैं उन पर 90% छूट का लाभ उठाएं। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री, और साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। यानी कि सच में यह दिवाली ऑफर है जो बच्चों के लिए उत्कर्ष ने पहुंचाने का प्रयास किया है, और उसमें मैं भी शामिल हूं। तो मेरा भी सानिध्य आप लोगों तक पहुंच रहा है, ये बहुत प्राउड की बात है। आगे चलते हैं और कुछ बातों को और शामिल करते हैं आज की तैयारी में। आज की जो हमारी तैयारी है वो और मजबूत धार देने वाली होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे सिलेबस में, यानी कि जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में अगर आप जाओगे तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ अनुच्छेद के बारे में,
और वो सीधे बात होगी हमारे टॉपिक की, यानी कि हमारे जो टॉपिक हैं, एक का नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, दूसरे का नाम है डीपीएसपी, तीसरे अगर देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज, चौथा आपको मिलेगा कार्यपालिका, और कार्यपालिका के साथ में आपको देखने को मिलेगा वो है विधायिका, और विधायिका के साथ में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये हम आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 है, और इसमें आपको मिलेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं। आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में लिखा है कि मौलिक अधिकारों से अल्पीकरण और असंगत विधियां, इसमें संविधान संशोधन को विधि नहीं बोला जाता है, यानी कि साधारण बहुमत से मौलिक अधिकारों के असंगत और अल्पीकरण की विधियां लागू नहीं होती हैं, और संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन पर भी एक प्रतिबंध लागू होता है मूल ढांचे सिद्धांत का, और अगर संविधान संशोधन से आप संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित करेंगे तो न्यायिक समीक्षा होकर के खारिज हो जाएगा, और अगर आप साधारण बहुमत विधियों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम करने का, संगत करने का प्रयास करेंगे तो वह भी खारिज हो जाएगा। आर्टिकल इसके बाद में पहला फंडामेंटल राइट्स है, और पहले मौलिक अधिकार का नाम है समता का अधिकार, और ये मिलेगा 14 से लेकर के 18 तक। 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। 15 में लिखा हुआ है मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन के मामले में समता। 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। दूसरा देखेंगे मौलिक अधिकार, तो दूसरे मौलिक अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे मौलिक अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, और अगर स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे तो आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ए में लिखा हुआ है, ए में लिखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में लिखा हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी में लिखा हुआ है संघ, संस्थान और सहकारी समितियों की स्वतंत्रता। इसके बाद में डी में भारत में घूमने, ई में भारत में बसने, और जी में लिखा हुआ है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, उपार्जन की स्वतंत्रता। 20 में लिखा हुआ है दोष सिद्ध के मामले में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 लिखा हुआ है गिरफ्तारी से संरक्षण और निरोध। 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आर्टिकल है 23 और 24 में। 23 में लिखा हुआ है मानवा दुर्व्यापार और बालात श्रम से रोक। 24 में लिखा हुआ है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा एवं पोषण की व्यवस्था करना। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण, धर्म के आचरण, मानने और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी। 26 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों के धार्मिक प्रबंधन का अधिकार होगा। 27 में लिखा हुआ है धार्मिक कर नहीं होगा। 28 में लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 29 हमको संस्कृति का अधिकार देता है, ये जो शादी विवाह हम करते रहते हैं सभी के लिए है। आर्टिकल 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए। और आर्टिकल 32 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन मैं चाहता हूं कि आर्टिकल 32 से सवाल बने, और मां लक्ष्मी आज ही तो कृपा करेंगी। आर्टिकल 32(1) में लिखा हुआ है कि आपका मौलिक अधिकारों के स्थगन पर उच्चतम न्यायालय जाने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। आर्टिकल 32(2) में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों के शोषण उल्लंघन का संरक्षण करेगा। लेकिन 32(3) कहता है कि संसद
32 1 और 2 का उल्लंघन किए बिना निचली अदालतों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। और इसी वजह से संसद ने किया था 15वां संविधान संशोधन 1963, और इस संविधान संशोधन से प्रदान किया था, क्या प्रदान किया था, हाई कोर्ट को 226 के तहत यह अधिकार कि वह रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के मामले में और भी अन्य मामले हैं जिन पर वो चाहे तो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये तो 32(3) की कहानी रही, लेकिन 32(4) में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, स्थगित किया जा सकता है जिस समय पर मार्शल लॉ लगा हो, उस समय आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो सकता है, स्थगन हो सकता है। और आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है कि जो सुरक्षा बल से संबंधित संस्थान हैं उनको आर्टिकल 19(1)(a) प्राप्त नहीं होता। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लिखा हुआ है। 1958 में मार्शल लॉ के लिए पारित किया गया था अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, और यह अधिकार देता है कि जहां पर सेना का शासन लगाया जाएगा वहां पर पुलिस की जगह पर सुरक्षा देगी सेना। और आपको पता है सेना हमारी सेना है, अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो तशरीफ लाल कर दी जाती है। बच्चे जानते हैं तशरीफ का मतलब क्या होता है, यानी कि सेना विशेष तौर पर लॉ एंड ऑर्डर संभालती है जिस समय पर पुलिस के द्वारा नहीं संभाली जाती है सुरक्षा व्यवस्था। आंतरिक भागों पर मार्शल लॉ, संसद को अधिकार इस बात का प्रदान किया गया आर्टिकल 35 को प्रदान करते हुए कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई विधि बनानी है तो साधारण बहुमत से बनाइए और उन विधियों को लागू करिए। जैसे आर्टिकल 17 को आधार बना करके 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया, लेकिन इलैया पेरूमल समिति की सिफारिशों पर आगे चल करके 1976 में संशोधित करके इसका नाम कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये रहे हमारे मौलिक अधिकारों पर चर्चा। इसके बाद में चर्चा करते हैं और वो अगली चर्चा होगी हमारी डीपीएसपी पर। वो हमारी अगली चर्चा होगी डीपीएसपी पर। और अगर डीपीएसपी के आप अनुच्छेद देखेंगे तो आपको मिलेगा, एक तो आपको भाग याद रखना है और ये हमारा भाग है 4, और इसमें अगर अनुच्छेद आप देखेंगे तो मिलेंगे आपको 36 से 51 तक। ऐसा तो नहीं है कि मौलिक अधिकारों में हमने आर्टिकल, ठीक है भाई, एकदम सही लिख दिया था। इसके बाद में 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे, वो सॉरी डीपीएसपी मिलेंगे। देखो 36 और 37 आर्टिकल 36 और 37 डीपीएसपी नहीं है, बल्कि 36 बताता है कि डीपीएसपी लागू कौन करेगा, राज्य की परिभाषा, और 37 बताता है कि ये स्वयं में प्रवर्तनीय नहीं है, संसद इनके लिए, विधानमंडल इनके लिए विधियां बना करके इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है याद करना। आर्टिकल नंबर 38 की 2 बातें आपको याद रखना है। एक याद रखना है, एक तो लिखा हुआ है कि न्याय प्रदान करना है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। और दूसरा, आय की असमानता को हमको करना है कम, आर्टिकल 38 कहता है। तो लोक कल्याणकारी, राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखा है, और दूसरा लिखा है आय की असमानता को कम करना। 44वां संविधान संशोधन 1978 से इस बात को जोड़ा गया था 1978 से। मैंने पहले भी बताया कि इस बीच में हो रही है काम की बातें, और वो जो हमारी काम की बातें हो रही हैं, वो काम की बातें हो रही हैं वो यहाँ से शुरू हुई हैं, और वो शुरू हुई हैं यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी हो गई है सिलेक्शन वाली। यानी कि आज तो आप कह ही रहे होंगे कि सर आपके पास में जो पिटारे हैं वो कम से कम हमारे सामने तो रख दीजिए कि उत्कर्ष हमारे बारे में और क्या सोच रहा है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उत्कर्ष ऐप,
और उत्कर्ष ऐप में जाइए, वहां पर डाउनलोड करिए। अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो एप्पल स्टोर पर, और यदि रखते हैं आईफोन तो आईफोन के लिए आपको आईफोन वाला स्टोर में जाना पड़ेगा और वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा उत्कर्ष ऐप को। यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी हो गई है सिलेक्शन वाली, दिवाली महाधमाका जो शुरू हो चुका है 10 नवंबर से, जो चलने वाला है 15 नवंबर, यानी कि 2 दिन और हैं शेष। अगर आप नहीं शामिल होते हैं इस रेस, आप नहीं शामिल होते हैं इस रेस, क्योंकि रह गए हैं सिर्फ 2 दिन शेष। अभ्यर्थियों को बेहद मांग पर उत्कर्ष ऐप पर दिवाली महाधमाका, लेकिन शिकायत मत करिएगा कि सर आपने बताया नहीं। एमपीपीएससी के सबसे गुणवत्तामूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेस पर इस समय छूट चल रही है 90% की, यानी कि यहां पर लगा हुआ है बम, और तुरंत दबा दीजिए और लगाइए, तुरंत डाउनलोड करिए ऐप से और 90% छूट का लाभ उठाइए। साथ में आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। ये कुछ ऐसे धमाके हैं जो मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूं, और आप उधर पटाखे छुटा रहे होंगे और इधर से ये नए धमाके आपके टीचर द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे होंगे। ये उत्कर्ष आप बच्चों के लिए स्पेशल मां लक्ष्मी की कृपा को और मजबूत करने के लिए ये चीजें लेकर के आया है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 38 तक हमारी बात हो चुकी है। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 39, और जल्दी जल्दी करिए रिवीजन। आपको इसमें का कबूतर याद रखना है। और कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान अवसर उपलब्ध कराने हैं, यानी कि खा खरगोश में कहा गया है कि देश की संपत्तियों को इस तरीके से वितरित करना है कि सामूहिक हित हो। गा गमला में कहा गया है कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। घा घड़ी में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दीजिए। और इसके बाद में इंगा में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी है जिससे जो स्त्री और पुरुष हैं वो गलत काम पर ना शामिल हो सकें। और चा चम्मच में लिखा हुआ है बच्चों के स्वस्थ संबंधी विकास के बारे में, जिसको इंदिरा गांधी ने जुड़वाया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। जाइएगा नहीं। आर्टिकल 39A कहता है समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता। इसके बाद में आर्टिकल 40 कहता है कि भाई पंचायतों के संगठन के बारे में, और आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य के पास में जितना पैसा होगा उसके आधार पर आपको काम, आपको स्वास्थ्य, आपको शिक्षा जैसी चीजें उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता से संबंधित है। आर्टिकल नंबर, और काम की न्यायोचित दशाएं निर्मित करनी है। आर्टिकल नंबर 43 कहता है निर्वाह मजदूरी के साथ में कुटीर उद्योगों की बात। और आर्टिकल 43A नहीं भूलिएगा, ये कहता है मजदूरों को प्रबंधन की बात। इंदिरा जी ने जुड़वाया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। आर्टिकल 43 भी मनमोहन सरकार ने जुड़वाया सहकारी समितियों के बारे में। और ये जो सहकारी समितियां थी जोड़ी गई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, जिनको जोड़ा गया 2012 में। इसके बाद में 44वां संविधान आर्टिकल 44, और आर्टिकल 44 में आपको मिलेंगी एक समान नागरिक संहिता आपको मिलने वाली है। एक समान नागरिक संहिता जो लागू है गोवा में। एक बात आपको याद रखना है, यह जो विषय है यह है समवर्ती सूची का, यानी कि नहीं बनाए संसद कानून तो राज्य भाई बना सकते हैं, लेकिन राज्यों को बनाना पड़ेगा सिविल मामले में पूरे देश में कानून। इसके बाद में आर्टिकल 45, इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, यानी कि 2002 में इसको जोड़ा गया। और इसमें 0 से 6 साल के बच्चे को शिक्षा और पोषण की व्यवस्था है। आर्टिकल 46
SC और ST के लिए शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मदद की बात करता है। 47 हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, लोक स्वास्थ्य के बारे में, और साथ में कहता है कि जो मादक पदार्थ है उनका प्रतिबंधन होना चाहिए। आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 48 कि यानी कि जो पशुपालन है, जो कृषि है वो आधुनिक तरीके से हो और दुधारू पशुओं के वध पर लगे रोक। आर्टिकल 48 से इंदिरा गांधी जी ने जुड़वाया था। 42वें संविधान संशोधन 1978 से वन्य जीव और जंतुओं का करना है संरक्षण। आर्टिकल 49 में जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके संरक्षण के बारे में। 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका का जो प्रशासन है इन दोनों को अलग करना है, यानी कि SDM नहीं करेगा काम मजिस्ट्रेट का, क्योंकि अलग व्यवस्था कर दी जाएगी। 51 में विश्व शांति और सहयोग की बात कही गई है। इसके बाद में बात आती है और वो बात है भाग 4 का, और इसका नाम है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसका संबंध है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 का से इसको जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज। अब शुरू में इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 11, और 11वीं जोड़ी गई 86वें संविधान संशोधन 2002 से। हम नहीं रुकेंगे, अब आते हैं भाग 5 पर, और भाग 5 का डिवीजन है भाई, भाग 5 का डिवीजन है, एक तो है कार्यपालिका के लिए, एक तो है कार्यपालिका के लिए, दूसरा है भाई विधायिका के लिए, और तीसरा है भाई न्यायपालिका के लिए। न्यायपालिका में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बात। कार्यपालिका यानी कि हमको चर्चा करनी है 52 से लेकर के, आर्टिकल 52 से लेकर के बात करेंगे 78 तक, यहाँ पर बात करेंगे 79 से लेकर के 123 तक, और यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। मैं जल्दी बोल देता हूँ ये अनुच्छेद, और आप भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुझे लाइनें फिर से याद आ रही हैं कि प्यार से प्यारी कोई मजबूरी नहीं होती, प्यार से प्यारी कोई मजबूरी नहीं होती, कमी अपनों की कभी पूरी नहीं होती, दो दिलों का दूर होना एक अलग बात है, नजरों से दूरी कोई दूरी नहीं होती। ये दिवाली, ये दीपोत्सव आपके जीवन में ऐसे ही उजाला और उमंग लेकर के आए। ईश्वर से कामना करते हैं कि यह दिवाली, अगली दिवाली आपके खुद के पटाखे हों और आप और भी पटाखे छुड़ाएं, कई और मौकों में पटाखे छुड़वाने का घर वालों को मौका दें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं, और इसी वजह से जल्दी से मैं बोल देता हूं। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा और भारत का सेनापति होगा। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 में कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन के योग्य। 58 में योग्यता। 59 में सेवा शर्तें। 60 में महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में कहा गया है कि 60 में शपथ। 61 में कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया, और 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी पद धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि पद खाली हो जाता है तो 6 महीने में भरना एकदम अनिवार्य है। 63 में उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति की जगह पर 6 महीने के लिए काम करते हैं। 66 में इनके निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है। 67 में इनकी सेवा शर्तों के बारे में लिखा हुआ है। 67 में हटाने के लिए 68 में सेवा शर्तें। 69 में 69 में लिखा हुआ है इनकी शपथ के बारे में। आर्टिकल 70 कहता है कि राष्ट्रपति से संबंधित संसद विधि बना सकती है। आर्टिकल 71 की बात याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का यदि हो जाता है कोई विवाद तो यह विवाद दूर करता है उच्चतम न्यायालय, और जब निर्णय हो जाता है तो उस तारीख तक किए गए राष्ट्रपति के कार्य एकदम वैध होते हैं।
आर्टिकल 72 में इसको न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, यानी क्षमादान जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 73 में भारत की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का विस्तार है। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होगा। एक बात बता देता हूं, दरअसल 3 आर्टिकल हैं जिनके बारे में भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है। एक आर्टिकल है 74 जिसमें लिखा हुआ है मंत्री परिषद का प्रधान पीएम होगा। आर्टिकल 75 75 जिसमें लिखा हुआ है पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री के लिए कर्तव्य जैसी बातें की गई हैं। इसी तरह से आर्टिकल 79 भारत की संसद से संबंधित है। आर्टिकल 80 संरचना से संबंधित है, राज्यसभा की। 81 है लोकसभा की संरचना। 82 पर शीमन आयोग है। 83 में कार्यकाल है। 84 में योग्यता है। 85 में आहूत करना, सत्रावसान करना लोकसभा का विघटन है। 86 में जितने भी सत्र आयोजित होते हैं संसद के, उन सभी को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। 87 में विशेष संबोधन लिखा हुआ है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आम चुनाव की पहली बैठक को संबोधित करता है। और साथ में बजट यानी साल की शुरुआत की पहली बैठक और आम चुनाव के बाद में लोकसभा की पहली बैठक, ये विशेष संबोधन है। आर्टिकल 88। एक बात और बता देता हूं, जब बात चली है तो आपको भी मजा आ जाएगा, और वो बात है महान्यायवादी की। बात है महान्यायवादी। आपने कहा सर आर्टिकल 76 में है, इसके बारे में क्या बात बता रहे हैं? लेकिन बेटा अगर पूछे कि इसका अधिकार कहां पर है तो आपको याद रखना है आर्टिकल 88 में। और यह किसी समिति का भी सदस्य बन सकता है भाई। और साथ में अगर पूछे इसकी शक्तियां कहां पर हैं तो आपको मिलेगा आर्टिकल 105 का उपखंड 4, और उसको जाकर के देखिएगा, वहां पर शक्तियां निर्धारित होती हैं। किसकी भाई? महान्यायवादी की। ये बात चलिए भाई। इसके बाद में 85, 86, 87, 88, इसके बाद में 89 राज्यसभा के सभापति के बारे में और उपसभापति के बारे में। इसके बाद में आर्टिकल आता है 93 जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। इसके बाद आता है 98 में याद रखना है कि शपथ लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाते हैं। 100 में कोरम लिखा हुआ है। 102 में निर्योग्यता लिखी हुई है। और 103 में लोकसभा और राज्यसभा की निर्योग्यता के निर्णय भारत के राष्ट्रपति लेते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह पर। और आर्टिकल 105 में संसद के लिए विशेष, वहां की कार्यवाहियों के लिए विशेष शक्ति प्रदान की गई है। 107 में, अगर 106 में देखेंगे तो संसद सदस्यों के वेतन के बारे में है। 107 साधारण बहुमत विधेयक। 108 कहता है कि संयुक्त बैठक का आयोजन हो सकता है। 109 कहता है कि भाई प्रक्रिया क्या होगी, विशेष प्रक्रिया क्या होगी धन विधेयक की। 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी। 111 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति यानी कि वीटो शक्तियां। 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है अनुदान की मांग। यह भी सिर्फ लोकसभा में पारित होती है, राज्यसभा में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुदान की मांग आर्टिकल 113 के अनुसार, और साथ में धन विधेयक जिस पर विशेष अधिकार प्राप्त है लोकसभा को, और अगर यह ना पारित हो तो सरकार जाती है गिर। 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बात की गई है जो पारित होता है लेकिन अपने को स्वयं ही समाप्त कर लेता है। हंसते हुए बच्चों से मैं कहता हूं कि आर्टिकल 114 और 368 भस्मासुर हैं, क्योंकि ये अधिकार देते हैं स्वयं के समाप्त होने की। 115 और 116 अनुदानों से संबंधित हैं, लेकिन 117 में मिलेगा आपको वित्तीय विधेयक। इसके बाद में 120 भाषा से संबंधित है। 121 और 122 संसद की कार्यवाही का प्रतिबंधन न्यायपालिका में, और न्यायपालिका की कार्यवाहियों का प्रतिबंधन संसद में। और 123 देता है वीटो शक्ति, अध्यादेश। लेकिन नहीं भूलिएगा अध्यादेश राष्ट्रपति की शक्ति है और तब जारी होता है जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से आपने आर्टिकल 108 में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है
कि राष्ट्रपति के आशय से आहूत होती है, राष्ट्रपति के आशय से आहूत होती है संयुक्त बैठक, वैसा ही राष्ट्रपति को अगर समाधान हो जाए तो राष्ट्रपति को जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश वह अधिकार शब्द नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शक्ति का। 124 सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है और जिसमें कहता है एक सीजेआई और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, संसद इनकी संख्या बढ़ा सकती है। वर्तमान में 34 एक सीजेआई और साथ में 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन बीच में मैं फिर से खोलूंगा, बीच में हम लोग फिर से चलेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे और वो चर्चा होगी जो मैं बीच बीच में आपको ले चलता हूं उस धमाके की तरफ, उस धमाके की तरफ जिसका मोटिव है आज आपके सामने मेरे भी धमाके होने का। मैं भी आपके सामने छोड़ रहा हूं आज धमाके, और आज उत्कर्ष लेकर के आया है 90% छूट। और भाई अगर अब के चूके 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, अब न चूक चौहान, आप पर भी लागू होती है। 4 बांस 24 गज यानी कि 90% छूट और 60 में मिल रही है आपको फ्री टेस्ट सीरीज। 10 तारीख से जो हमारी एक सेल चल रही है, महासेल, 10 से लेकर के 15 नवंबर के बीच अंतिम 2 दिन बचे हैं। अब आपको नहीं चूकना चाहिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, अब न चूक चौहान। चंद्रबरदाई ने बोला था, यह आप पर भी लागू होती है भाई। चले भाई, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं अपनी चीजों पर, और इसके बाद हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट पर, यानी कि हमारी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट पर, चर्चा हो रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा हो रही है उसके सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 और आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजों के बारे में ये बात, जजों के बारे में यह बात कहता है। 125 इनके वेतन भत्तों के बारे में, 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में, 127 तदर्थ न्यायाधीश, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 129 कहता है कि भाई क्या कहता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय और अवमानना के लिए दंड जो 1971 में संसद ने कानून पारित किया था। 130 में लिखा हुआ है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं भी राष्ट्रपति से पूछ करके आयोजित हो सकता है। आर्टिकल 131 केंद्र और राज्य के विवादों को दूर करता है। 132 कहता है कि हाई कोर्ट की संवैधानिक जो समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या के मामले हैं उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। 133 सिविल मामले की, 134 फौजदारी मामले की, 136 विशेष मामलों की, और 137 न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है। और 139 में 5 प्रकार की रिटें लिखी हुई हैं। 141 में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निचली अदालतों में अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि ये हमारी चर्चा चलती रहे और मैं आपके साथ में इसी तरह जुड़ा रहूं। मन तो नहीं कर रहा मेरा जाने का, लेकिन यह दिवाली जो पटाखों के साथ मेरे और आपके बीच में शुरू हुई है, यह पटाखे हम और जगहों पर भी आपके साथ में फोड़ें। बुलाना न भूलिएगा जब ऐसा मौका मिले कि दिवाली के बाद भी आप घोड़ी पर हों और फूट रहे हों पटाखे। मुझे भी याद करना, मैं भी कई मामलों में ठीक ठाक डांस कर लेता हूं, आप समझ रहे होंगे। इस दिवाली के उत्सव पर जो हमारी आज की क्लास खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। बाकी बातें, जितनी भी बातें आपको सीखनी हैं, हमारी सारी बातें आपको उत्कर्ष ऐप पर मिलती रहेंगी। ऑनलाइन के माध्यम से उत्कर्ष आप तक पहुंचता रहेगा और उत्कर्ष इस भंवर कुआं इंदौर से आप तक बहुत सारी चीजें लेकर के आता है। इसलिए उत्कर्ष के साथ में आप जुड़े रहिए। एक बात फिर से मैं वहीं पर पहुंचना चाहूंगा, और यानी कि फिर से मुझे लग रहा है कि मैं एक बार उस धमाके के बारे में, यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी हो गई है सिलेक्शन वाली, ये मेरा मन कर रहा है कि आप जो अंतिम 2 दिन बचे हैं, उन अंतिम 2 दिन में इस सेल का फायदा उठाइए और अपनी इस दिवाली को
और खुशनुमा हर्षोल्लास वाला बनाइए। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके ऐप्स परचेस करिए जिसमें छूट मिलेगी 90%, साथ में आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज और यह रहेगी वैलिडिटी आपको 6 महीने की। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मैं फिर से वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उत्कर्ष ऐप में आप मुझे फिर से मिलेंगे। मैं सारे बच्चों को इस दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और माँ लक्ष्मी से कहता हूँ कि हम सबको खुश रखे, हम सबको धन धान्य से भरपूर करे, हमारे जीवन में हजारों लाखों खुशियाँ आए और ये खुशियाँ हमारे सारे कष्टों को दूर कर दें और हमारा जीवन ऐसे ही हंसी खुशी, ऐसे ही पटाखे छुटाते हुए, ऐसे ही दीपक जलाते हुए और ऐसे ही हमारे जीवन में उजाला रहे, ऐसे ही शाम उजालों वाली बनी रहे। इन शब्दों के साथ में मैं आप सभी बच्चों से विदा लेता हूं, लेकिन इस धमाके को ध्यान रखना है, यह धमाका हमारे धमाके को भी मजबूत करता है और हमारा धमाका भी मजबूत हो जाता है। एक बार बच्चों को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। हैप्पी दिवाली।